Assalamu alaikum dear students. I am Dr. Ijaz Abbasi and you are watching my biology. Today we are going to study the structure of skeletal muscle. Skeletal muscles are those muscles which are attached to the bones and cartilages. That is they are attached to skeleton. Skeletal muscles जो हैं ये skeleton के साथ attach होते हैं और ये जो है वो movement के लिए responsible होते हैं. अगर हम किसी भी skeletal muscle की बात करें तो skeletal muscles जो हैं ये spindle shaped structures हैं. हर एक skeletal muscle जो है ये इस तरह से सेंटर से जो है वो थिक होता है और जो एंड्स हैं एंड्स पे ये बिल्कुल थिन होता है. नॉर्मली किसी भी स्केलेटल मसल का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहाँ पे वो एक फिक्स बोन के साथ अटैच होता है उसे हम ओरिजिन कहते हैं. और ओरिजिन के पॉइंट पे ये जो है वो एक टेंडन के साथ अटैच होता है. लेट्स सपोज ये जो है ये इस मसल का ओरिजिन है. जो मसल का दूसरा एंड होता है जो कि एक मूवेबल बोन के साथ अटैच होता है उसको हम कहते हैं इंसर्शन. और इंसर्शन के पॉइंट पे भी एक टेंडन जो है वो मौजूद होता है. टेंडन बेसिकली जो है वो ये इनफ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो एक मसल को बोन के साथ कनेक्ट करते हैं. एक मसल का जो सेंट्रल पॉइंट है दैट इज़ अ थिक पार्ट और इसको हम कहते हैं बेली. ये जो है ये स्केलेटल मसल की का सेंट्रल पार्ट है, इसको हम जो है बेली कहते हैं. अगर हम एक मसल का ट्रांसफर सेक्शन काटें लाइक इसको यहाँ से हम जो है वो कट करें तो ये इसका जो है वो ट्रांसफर सेक्शन होगा. अगर हम एक मसल का स्केलेटल मसल का ट्रांसफर सेक्शन देखें तो उसके अंदर हमें जो है वो क्या चीज़ें नज़र आएंगी. मैं बेसिकली जो है वो स्केलेटल मसल की डायग्राम साथ साथ ड्रॉ करूँगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो स्केलेटल मसल का जो स्ट्रक्चर है इस टॉपिक को स्किप इसलिए कर देते हैं क्योंकि वो डायग्राम ड्रॉ करने से जो वो हेजिटेट करते हैं और जो है वो इस वजह से वो इस टॉपिक को जो है वो पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं करते. और नॉर्मली अगर ये क्वेश्चन आ भी जाए एग्ज़ाम में तो इसको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट नहीं करते. मैं साथ साथ जब डायग्राम ड्रॉ करूँगा तो जो है वो डियर स्टूडेंट्स आप इसको जो है वो फॉलो करके तो आप भी अपनी जो है वो ड्राइंग को ठीक कर सकते हैं और अच्छी तरह से आप इसको जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं. ये जो है वो मसल का एंड है जहाँ पे टेंडन मौजूद है. मसल का ये जो सेंट्रल पार्ट है जिसको हम बेली कहते हैं ये नॉर्मली जो है वो काफ़ी थिक पार्ट होता है. और अगर हम किसी भी मसल को जो है वो ऑब्ज़र्व करें तो इसके ऊपर सबसे बाहर की तरफ कनेक्टिव टिश्यू की एक शीट जो है वो मौजूद होती है जो कि इसको सराउंड कर रही होती है. जस्ट लाइक दैट. ये जो कनेक्टिव टिश्यू की शीट है इट इज कॉल्ड एपिमाइसियम. अगर हम मसल का इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर हमें बहुत सारी जो है वो डिवीजन्स नज़र आएंगी और ये जो डिवीजन्स हैं इनको बेसिकली हम कहते हैं मसल बंडल्स. जब हम एक मसल का ट्रांसफर सेक्शन ऑब्जर्व करें तो उसके अंदर हमें बहुत सारे मसल बंडल्स जो है वो नज़र आते हैं. और ये जो मसल बंडल्स हैं जिनको हम फेजिकल्स भी कहते हैं इनमें से हर एक के अराउंड अपनी कनेक्टिव टिश्यू की जो है वो शीट मौजूद है जो इनको सराउंड कर रही होती है.
सो इस तरह से हर एक के अराउंड जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू की शीट मौजूद है। अब हम एक मसल बंडल को जो है वो फर्दर मैग्नीफाई कर लेंगे। लाइक दैट। इसके अराउंड भी इसी तरह से कनेक्टिव टिश्यू की शीट जो है वो मौजूद होगी। लाइक दैट। ये जो कनेक्टिव टिश्यू की शीट जो कि हर एक मसल बंडल के अराउंड मौजूद है, इसको हम कहते हैं पेरीमाइसियम। सो दिस इज कॉल्ड पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम जो है ये हर एक मसल बंडल के अराउंड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू की शीट मौजूद है। अब हमने जो है वो एक सिंगल जो है वो मसल बंडल को हमने जो है वो मैग्नीफाई कर लिया है। These are actually the muscle bundles और फेजिकल्स। सो हर एक मसल बंडल या फेजिकल के अराउंड एक कनेक्टिव टिश्यू की शीट जो है वो मौजूद है, दैट इज कॉल्ड पेरीमाइसियम। अब हम अगर एक जो है वो मसल बंडल को फर्दर मैग्नीफाई करके जो है वो देखें तो इसके अंदर भी हमें बहुत सारे जो है वो सब डिवीजन्स जो है वो नज़र आएंगी। और ये जो सब डिवीजन्स हैं, दीज आर एक्चुअली दी मसल फाइबर्स और मसल सेल्स। एक को हम फर्दर जो है वो मैग्नीफाई कर लेंगे। अब ये जो हैं दीज आर मसल फाइबर और मसल सेल। बेसिकली चूंकि ये जो मसल सेल्स होते हैं ये काफ़ी इलोंगेटेड होते हैं और ये जो है वो इलोंगेटेड होने की वजह से हम इनको मसल फाइबर भी कहते हैं। बेसिकली हर एक जो है वो एक सिंगल मसल सेल है। इसी तरह से जिस तरह से हमने एपीमाइसियम और पेरीमाइसियम को स्टडी किया, ये जो मसल फाइबर हैं, हर एक मसल फाइबर के अराउंड भी कनेक्टिव टिश्यू की एक शीट मौजूद है, दैट इज कॉल्ड एंडोमाइसियम। सो ये जो है वो जो शीट हमने ड्रॉ की है हर एक मसल फाइबर के अराउंड, दिस इज कॉल्ड एंडोमाइसियम। सो ये जो मसल फाइबर या मसल सेल है, इसको अगर हम फर्दर मैग्नीफाई करें तो इसके अंदर हमें बहुत सारे जो है वो एलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स जो है वो नज़र आएंगे, जिनको हम मायोफिब्रिल्स का नाम देते हैं। सो ये बेसिकली एक जो है वो मसल फाइबर या मसल सेल है और इसके साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद ये बहुत सारे जो है वो स्ट्रक्चर्स हैं, जिनको हम जो है वो मायोफिब्रिल्स कहते हैं। ये जो मायोफिब्रिल्स हैं ये बेसिकली जो है वो एक आप कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर हैं, जो कि किसी भी मसल सेल या मसल फाइबर के साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। एक मसल फाइबर जो है इसको हम जो है वो सेपरेटली ड्रॉ कर लेते हैं। मसल फाइबर जो है ये अगेन एक एलोंगेटेड स्पिंडल शेप जो है वो स्ट्रक्चर है, और अगर हम इसको यहाँ पे सेपरेटली ड्रॉ करें तो इसकी जो है वो शेप कुछ इस तरह से होती है। ये हम मसल
फाइबर की जो सेल मेम्ब्रेन है वो बेसिकली ड्रॉ कर रहे हैं, और इसके अंदर हमें बहुत सारी जो है वो फोल्डिंग्स नज़र आ रही हैं। लाइक दैट। सो ये इस तरह से एक जो है वो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, और ये भी जो है वो स्पिंडल शेप है। इसकी जो एंड्स हैं वो थिन हैं, और जो इसका जो मिडल है, जो सेंटर है, वो जो है वो काफ़ी थिक है। ये जो इसकी मेम्ब्रेन है इसको हम कहते हैं सार्कोलेमा। मसल सेल की मेम्ब्रेन को हम सार्कोलेमा कहते हैं, और ये जो सार्कोलेमा है ये डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर काफ़ी डीप जो है वो अंदर की तरफ फोल्डेड है, और ये जो फोल्ड्स हैं इनमें से हर एक फोल्ड को हम कहते हैं ट्रांसवर्स टिब्यूल और टी टिब्यूल। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ट्रांसवर्स टिब्यूल और टी टिब्यूल। ये एक हाईली स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जो कि सिर्फ मसल सेल्स के केस में मौजूद है। जो मसल सेल्स हैं, मसल सेल के अंदर ये जो साइटोप्लाज्म है, दिस साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्म। सो मसल सेल की जो मेम्ब्रेन है इसको हम जो है वो सार्कोलेमा कहते हैं, और जो मसल सेल का साइटोप्लाज्म है इसको हम जो है वो सार्कोप्लाज्म कहते हैं। अब सार्कोप्लाज्म जो है इसके अंदर देयर आर प्रेजेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं इनको हम यहाँ पे जो है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये इन टी टिब्यूल्स के साथ इस तरह से कनेक्टेड हैं, लाइक दिस। सो दिस वन इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये टी ट्यूब्यूल के साथ जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, और हर एक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर देयर आर प्रेजेंट द कैल्शियम गेट्स। So these are called calcium gates, और इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर देयर इज प्रेजेंट अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैल्शियम आयंस। सो दीज आर कैल्शियम आयंस। हम इस मसल सेल या मसल फाइबर को इतना थॉरली डिटेल से इसलिए जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं बिकॉज जब हम इसकी फंक्शनिंग स्टडी करेंगे तो ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। सो ये बड़ा ज़रूरी है कि किसी भी स्टूडेंट को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो है वो या जो मसल फाइबर है या मसल सेल है उसकी फंक्शनिंग जो है वो स्टडी करने के लिए उसका स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर होना मस्ट है। सो ये जो है वो हमने ड्रॉ किया था। ये स्पिंडल शेप जो है वो रफली स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर है जो कि एक सिंगल मसल फाइबर या मसल सेल है। इसकी मेम्ब्रेन जिसको हमने सार्कोलेमा का नाम दिया, इसके अंदर बहुत सारी जो फोल्डिंग्स हैं और इन फोल्डिंग्स को हम जो है वो ट्रांसफर ट्यूब्यूल या टी ट्यूब्यूल कहते हैं। दीज आर एक्चुअली द फोल्डिंग्स ऑफ सार्कोलेमा, और ये बेसिकली एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है इस तरह से इसका कटा हुआ, और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कटे होने की वजह से ये जो टी ट्यूब्यूल है ये ऊपर की तरफ भी और उसके बराबर नीचे की तरफ भी जो है वो नज़र आ रही है। उसकी वजह ये है कि जब हम इसका ये बेसिकली ऐसे राउंड शेप में होती है, सर्कल में, पूरा जो स्केलेटल मसल फाइबर या स्केलेटल मसल सेल है उसके अराउंड टी ट्यूब्यूल इस तरह से सर्कल में मौजूद होती है, और जब हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटते हैं तो उसका एक हाफ हमें ऊपर और एक हाफ हमें जो है वो कटा हुआ नीचे नज़र आता है। सो इस तरह से ये जो है वो एक स्केलेटल मसल फाइबर या स्केलेटल मसल सेल का स्ट्रक्चर है। अब हम वापस आते हैं जो हमने मसल का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था।
ये हमने जो है वो एक स्केलेटल मसल था और इसका हमने जो है वो ट्रांसफर सेक्शन काटा। इसके अंदर हमें बहुत सारे जो है वो स्केलेटल बहुत सारे मसल बंडल्स या फेजिकल्स जो है वो नज़र आ रहे हैं। फिर एक मसल बंडल या फेजिकल का हमने जो है वो फर्दर जो है वो मैग्नीफाई किया और उसका स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया, तो उसके अंदर हमें बहुत सारे जो है वो स्केलेटल मसल फाइबर्स या स्केलेटल मसल सेल्स नज़र आ रहे हैं। फिर एक स्केलेटल मसल फाइबर को हमने फर्दर मैग्नीफाई किया तो उसके अंदर हमें जो है वो मायोफिब्रिल्स जो है वो नज़र आए हैं। बेसिकली जो एक सिंगल मसल फाइबर है, इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो ये आलमोस्ट जो है वो इसकी लेंथ जो है दैट इज़ फ्रॉम 1 मिलीमीटर टू 4 सेंटीमीटर। तकरीबन ये जो है वो लेंथ में 1 मिलीमीटर से लेके 4 सेंटीमीटर तक जो है वो लंबा होता है। और अगर हम इसका डायामीटर देखें दैट इज़ फ्रॉम 10 टू 100 माइक्रोमीटर। सो स्केलेटल मसल फाइबर जो है ये काफ़ी इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है। 1 mm टू 4 सेंटीमीटर जो है वो इसकी लेंथ हो सकती है और 10 टू 100 माइक्रोमीटर जो है वो इसका डायमीटर है। अब ये जो हमने स्केलेटल मसल फाइबर ड्रॉ किया था, इसके अंदर हमें बहुत सारे मायोफिब्रिल्स जो है वो नज़र आते हैं। मायोफिब्रिल जो है इसका अगर हम फर्दर मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो इसके अंदर हमें क्या नज़र आएगा। अब हम इसको जो है वो फर्दर मैग्नीफाई करेंगे। So next we are going to draw the magnified view of myofibril। अगर हम मायोफिब्रिल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखें तो ये हमें जो है वो कुछ इस तरह से नज़र आएगा। हर मायोफिब्रिल जो है इसके अंदर आगे फर्दर जो है वो दो तरह के मायोफिलामेंट्स जो है वो मौजूद होते हैं। जैसे हमने बात की थी कि जो स्केलेटल मसल है इट कंसिस्ट ऑफ मसल बंडल्स और फेजिकल्स। मसल बंडल और फेजिकल कंसिस्ट ऑफ मसल फाइबर और मसल सेल्स। मसल फाइबर और मसल सेल्स कंसिस्ट ऑफ मायोफिब्रिल्स एंड मायोफिब्रिल्स कंसिस्ट ऑफ मायोफिलामेंट्स। सो ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये बेसिकली जो है वो थिक फिलामेंट्स हैं। सो दो तरह के जो है वो फिलामेंट्स मौजूद होते हैं मायोफिब्रिल के अंदर। दे आर कॉल्ड दी थिक फिलामेंट्स एंड थिन फिलामेंट्स। सो ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ दे आर थिक फिलामेंट्स। और ये थिक फिलामेंट्स हैं ये बिल्कुल इंटरवल्स के ऊपर जो है वो मौजूद होते हैं। इस तरह से जो है ये थिक फिलामेंट्स थे बीच में ब्लैक वाले। देन जो है ये थिन फिलामेंट्स हैं। अगेन इसके बाद जो है वो थिक फिलामेंट्स मौजूद होंगे। लाइक दैट।
सो ये इस तरह से जो है वो थिक फिलामेंट्स हैं और ये देन थिन फिलामेंट्स हैं, देन थिक फिलामेंट्स, इस तरह से अल्टरनेट जो है वो थिक एंड थिन फिलामेंट्स जो है वो मौजूद होते हैं। ये जो थिक फिलामेंट्स हैं इनके मिडल से एक लाइन जो है वो इनको क्रॉस करती है। सिमिलरली जो थिन फिलामेंट्स हैं इनके सेंटर से भी जो है वो इस तरह से एक वर्टिकल लाइन जो है वो इनको क्रॉस कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। सो ये है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिब्रिल। So this is the ultra structure of मायोफिब्रिल। ये जो मायोफिब्रिल था, जो हमने बात की थी कि मसल फाइबर के अंदर बहुत सारे मायोफिब्रिल्स मौजूद होते हैं। नॉर्मली जो है वो एक मायोफिब्रिल जो है इसका स्ट्रक्चर, इसका जो साइज है, डायमीटर जो है ऑलमोस्ट 1 to 2 माइक्रोमीटर जो है वो होता है, और किसी भी मसल सेल के अंदर या मसल फाइबर के अंदर अबाउट 10 to 100 जो है वो मायोफिब्रिल्स मौजूद होते हैं। सो एक मायोफिब्रिल के अंदर फर्दर आगे जो है वो 2 तरह के जो है वो मायोफिलामेंट्स मौजूद हैं। इनको हम जो है वो थिक और थिन फिलामेंट्स जो है वो कहते हैं। ये जो ब्लैक से मैंने ड्रॉ किए हैं दे आर थिक फिलामेंट्स, जबकि ये जो ब्लू से ड्रॉ किए हैं दीज आर थिन फिलामेंट्स। अब ये जो हमने मायोफिब्रिल का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, इसके अंदर ये जो रीजन है दैट इज फ्रॉम वन एंड ऑफ अ थिक फिलामेंट टू द अदर एंड ऑफ थिक फिलामेंट, ये जहां तक थिक फिलामेंट एक्सटेंड कर रहे हैं इस जोन को हम कहते हैं ए बैंड। सो यहां से लेके यहां तक ये जो बैंड है इसको हम कहते हैं ए बैंड, और इट इज आल्सो कॉल्ड डार्क बैंड। द वर्ड A stands for, A band is also called dark band. A stands for anisotropic. Anisotropic means polarizing. सो ये बेसिकली वो जोन है जहाँ पे लाइट पोलराइज हो जाती है। सो जब लाइट पोलराइज हो जाती है तो इसे हम जो है वो डार्क बैंड कहते हैं। सो ये रीजन जो है वो डार्क नज़र आता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड डार्क बैंड। सो ये जो ए बैंड है ये एक्चुअली डार्क बैंड है। ए बैंड के सेंटर में कुछ एरिया ऐसा भी है जहाँ पे जो है वो सिर्फ थिक फिलामेंट मौजूद है और थिन फिलामेंट वहाँ पे एक्सटेंड नहीं करता। तो ये जो एरिया है, ये जो जोन है जहाँ पे सिर्फ थिक फिलामेंट मौजूद है और थिन फिलामेंट बीच में मौजूद नहीं है, ये पूरा एक जो है वो ब्राइट जोन है ए बैंड के सेंटर में। दिस इज कॉल्ड एच जोन। सो दिस इज कॉल्ड एच जोन। सो ये पूरा जो सेंटर में जोन है दिस इज कॉल्ड एच जोन। ये डार्क बैंड के सेंटर में जो है वो एक ब्राइट जोन है। बेसिकली जो एच है, एच स्टैंड्स फॉर हील
एंड हील मीन्स ब्राइट। ये बेसिकली जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है हील। हील के मीनिंग होते हैं ब्राइट। ए बैंड के दोनों तरफ ये जो एरिया जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो थिन बैंड्स हैं, इस पूरे बैंड को हम कहते हैं लाइट बैंड। सो ये जो जोन है दिस वन, दिस इज कॉल्ड लाइट बैंड और आई बैंड। आई बैंड जो है इसमें सिर्फ थिन फिलामेंट जो है वो मौजूद है। सो लाइट बैंड और आई बैंड, I stands for isotropic, that means non-polarizing. So ये जो I band है, I band is actually non-polarizing। जब ये लाइट यहाँ पे पोलराइज नहीं होती तो ये एरिया जो है ये हमें लाइट नज़र आता है। सो जब हम किसी भी मायोफिब्रिल को देखते हैं अंडर हाई पावर माइक्रोस्कोप तो हमें जो है वो ये लाइट बैंड नज़र आता है, और लाइट बैंड के बाद फिर हमें ये डार्क बैंड नज़र आता है, देन हमें ये लाइट बैंड नज़र आता है, देन डार्क बैंड नज़र आता है। सो इस तरह से हमें जो है वो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स जो है वो नज़र आते हैं। दिस अल्टरनेट the presence of these alternate light and dark bands is called striation or stripping। Striation और stripping क्या है? Presence of alternate light and dark bands in muscles is called striation। ये बेसिकली बिल्कुल जो है वो एक लाइट स्ट्रिप, देन डार्क स्ट्रिप, देन लाइट स्ट्रिप, देन डार्क स्ट्रिप एंड सो ऑन। इस तरह से अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स की स्ट्रिप्स हमें नज़र आती हैं, इसलिए हम इसको जो है स्ट्रिएशन या स्ट्रिपिंग कहते हैं। ये बेसिकली जो स्केलेटल मसल्स हैं इनका एक यूनिक फीचर है। सो ये जो है वो लाइट बैंड हो गया, ये जो है वो डार्क बैंड, अगेन लाइट बैंड। अब ये जो लाइट बैंड के सेंटर में ये जो वर्टिकल लाइन है, दिस लाइन इज कॉल्ड जी लाइन, जबकि ये जो डार्क बैंड के सेंटर में ये वर्टिकल लाइन है, दिस इज कॉल्ड एम लाइन। अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो जी लाइन और एम लाइन है ये बेसिकली क्या है। जी स्टैंड्स फॉर Zavishan sheep। Zavishan sheep जो है इसके मीनिंग होते हैं बिटवीन द डिस्क्स। ये बेसिकली जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है Zavishan sheep, इसके मीनिंग होते हैं बिटवीन द डिस्क। जबकि जो एम लाइन है, एम स्टैंड्स फॉर मिडल शीप, दैट मिडल मीन्स मिडल, दैट मीन्स मिडल ऑफ द डिस्क। अब यहाँ पे बिटवीन द डिस्क या मिडल ऑफ द डिस्क से क्या मुराद है? बेसिकली जब हम ये जो हमारे पास जो मायोफिब्रिल है, अगर हम इस मायोफिब्रिल को यहाँ से हम कट करें, यहाँ से और यहाँ से, जब हम दो Z लाइन से या Z लाइन से हम जो है वो इसको कट करें तो ये बेसिकली हमें इस तरह से एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो है वो हमें नजर आता है। रादर इस तरह से।
सो ये हमें जो है वो बिल्कुल कटी हुई एक डिस्क जो है वो नज़र आती है, इस तरह का स्ट्रक्चर हमें नज़र आता है। सो ये जो एक जी लाइन और दूसरी जी लाइन के दरमियान का जो पोर्शन है, ये बिल्कुल जब काटने, अगर हम इसको जो है वो इसका सेक्शन काटें तो ये हमें जो है वो एक डिस्क लाइक नज़र आता है। सो ये जो एम लाइन है ये एक्चुअली बिल्कुल इसका मिडल है। सो एम लाइन मीन्स, एम लाइन स्टैंड्स फॉर मिडल शेप, मीन्स मिडल ऑफ द डिस्क। ये बिल्कुल इस डिस्क का जो है मिडल है, जबकि जो जी लाइंस हैं वो बिल्कुल इसके जो है वो मार्जिन्स हैं। यानी कि अगर एक और डिस्क हम इसके साथ प्लेस करें तो जो दोनों डिस्क होंगी उनका जो दरमियान होगा, उनका जो मिडल होगा, दैट विल बी दी जी लाइन। सो जी लाइन मीन्स बिटवीन द डिस्क और एम लाइन मीन्स द मिडल ऑफ द डिस्क। सो ये है अल्ट्रा स्ट्रक्चर। इसमें जो है वो ये आई बैंड है, देन ये जो है वो ए बैंड है, आई बैंड लाइट बैंड है, और जो ए बैंड है ये डार्क बैंड है। और उस डार्क बैंड के मिडल में ये जो पोर्शन है जहाँ पे सिर्फ थिक फिलामेंट्स जो है वो मौजूद हैं, इसको हम जो है वो एच जोन हम कहते हैं। एच मीन हील, हील मीन्स ब्राइट। सो ये जो है वो एक ब्राइट जोन है। अब ये जो हमने बात की कि अगर हम एक जी लाइन से दूसरी जी लाइन के दरमियान के पोर्शन को जो है वो हम कट कर लें तो जो कि हमें एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर नज़र आता है, इसको बेसिकली हम कहते हैं सार्कोमियर। सो द रीजन बिटवीन टू सक्सेसिव जी लाइन्स इज कॉल्ड सार्कोमियर। और सार्कोमियर जो है इट इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मायोफिब्रिल। एक मायोफिब्रिल का जो स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है दैट इज़ दी सार्कोमियर। और सार्कोमियर जो है ये दो आप कह सकते हैं कि जो जी लाइन्स हैं उनके दरमियान का पोर्शन है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर एंड दी मायोफिब्रिल्स। अब हम बात करते हैं ये जो थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट्स हैं इनके बारे में, कि ये जो थिक फिलामेंट्स हैं और थिन फिलामेंट्स हैं ये किस तरह से जो है वो डेवलप होते हैं, इनका स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का है। सो ये मैं रिमूव कर देता हूँ। थिक फिलामेंट एंड थिन फिलामेंट। थिक फिलामेंट्स को जो है वो डायग्राम में मैंने ब्लैक लाइन से शो किया है, जबकि थिन फिलामेंट्स को ब्लू से। थिक फिलामेंट्स आर मेड अप ऑफ मायोसिन प्रोटीन। और ये जो थिक फिलामेंट है इसका डायमीटर ऑलमोस्ट 16 नैनोमीटर होता है। Each thick filament is about 60 nanometer in diameter and it is made up of myosin protein. एक सिंगल जो थिक फिलामेंट है that is made up of 300 myosin molecules. So एक जो थिक फिलामेंट है उसके अंदर 300 मायोसिन मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, जबकि जो एक मायोसिन मॉलिक्यूल है दैट कंसिस्ट ऑफ 6 पॉलीपेप्टाइड्स। 6 पॉलीपेप्टाइड जो है वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद होती हैं, और टोटल जो है वो 300 मायोसिन मॉलिक्यूल से एक थिक फिलामेंट जो है वो डेवलप होता है। इसका जो डायमीटर है दैट इज 16 नैनोमीटर। जबकि जो थिन फिलामेंट है, थिन फिलामेंट इज अबाउट 7 to 8 नैनोमीटर इन डायमीटर एंड इट इज मेड अप ऑफ एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल। सो 3 जो है वो प्रोटीन्स हैं जो मिलके थिन फिलामेंट डेवलप करते हैं। दे आर एक्टिन, एक्टिन जो है वो ये मेजर मॉलिक्यूल है जो कि थिन फिलामेंट्स के अंदर मौजूद होता है। देन इज ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन, और इसका डायमीटर जो है वो 7 to 8 नैनोमीटर होता है।
बेसिकली जो अगर हम इसकी जो इसका जो स्ट्रक्चर है उसको अगर हम डिस्क्राइब करें तो दो एक्टिन पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं जो कि एक दूसरे के अराउंड जो है वो ट्विस्टेड फॉर्म में मौजूद होती हैं। इनमें से हर एक जो सिंगल यूनिट है दिस इज कॉल्ड ग्लोब्यूलर एक्टिन और जी एक्टिन, जबकि ये पूरी चेन है इसको हम एफ एक्टिन और फाइब्रस एक्टिन कहते हैं। सो इस तरह की दो चेन्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ एक दूसरे के अराउंड ट्विस्टेड फॉर्म में मौजूद हैं। लाइक दिस। ये जो दो एक्टिन चेन्स हैं इनके अराउंड देयर आर प्रेजेंट these are the ट्रोपोमायोसिन पॉलीपेप्टाइड्स। सो ये दो ट्रोपोमायोसिन पॉलीपेप्टाइड्स हैं, जबकि एट इंटरवल्स ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल्स जो है वो मौजूद हैं। So these are ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल्स। हर एक ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल जो है इसके अंदर तीन पॉलीपेप्टाइड्स हैं। वन इज कॉल्ड TNI, द अदर इज कॉल्ड TNT and the third one is called TNC. TNI stands for inhibitory troponin polypeptide, और ये जो इनहिबिटरी है ये एक्चुअली एक्टिन के साथ जो है वो एक्टिन के साथ अटैच होता है, और ये जो है वो एक्टिन की जो मायोसिन के साथ बाइंडिंग है उसको इनहिबिट करता है। TNT स्टैंड्स फॉर द पॉलीपेप्टाइड विच इज़ अटैच टू ट्रोपोमायोसिन। ये पॉलीपेप्टाइड जो है ये ट्रोपोमायोसिन के साथ अटैच होता है, जबकि जो TNC है ये फ्री पॉलीपेप्टाइड है जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे कैल्शियम आयन के साथ जो है वो बाइंड करता है, जिससे जो ट्रोपोमायोसिन है उसकी कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इनिशिएट होती है। सो ये तीन पॉलीपेप्टाइड इसके अंदर मौजूद हैं। ये 3 पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स है ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल, हर एक ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल। सो इस तरह से ये 3 डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोटीन्स हैं ये कोलेक्टिवली थिन फिलामेंट डेवलप करते हैं, दैट इज़ अबाउट 7 to 8 नैनोमीटर। जो थिक फिलामेंट है, थिक फिलामेंट के अंदर बहुत सारे जो है वो मायोसिन मॉलिक्यूल्स यानी कि ऑलमोस्ट जो है वो 300 मायोसिन मॉलिक्यूल्स जो वो मौजूद हैं, और ये जो है वो इसके अंदर नॉर्मली जो मायोसिन मॉलिक्यूल्स हैं ये इस तरह से जो है वो लॉन्ग चेन्स की फॉर्म में होते हैं, और इनके एंड्स के ऊपर जो है वो इस तरह से हेड लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। सो इस तरह से ये जो हेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये थिक फिलामेंट से जो है वो बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, जबकि ये जो इनका एलोंगेटेड स्ट्रक्चर है थ्रेड लाइक, ये जो है वो जो थिक फिलामेंट है उसका मेजर पार्ट जो है वो डेवलप कर रहा होता है। सो इस तरह से बहुत सारे जो है वो थिक फिलामेंट बहुत सारे मायोसिन मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के साथ जो है वो अटैच होते हैं तो वो अबाउट 16 नैनोमीटर थिक जो है वो थिक फिलामेंट डेवलप करते हैं। सो ये तो हो गया ऑलमोस्ट द structure of myofibril and skeletal muscle fiber. Next is the functioning of skeletal muscle. Skeletal muscle की जो functioning को describe करने वाला मॉडल है that is called sliding filament model. Sliding filament model was proposed in 1954 by H. Hogsley
एंड AF हॉग्सले। ये बेसिकली दो ग्रुप थे साइंटिस्ट के, दो डिफरेंट ग्रुप्स थे, इंडिपेंडेंट ग्रुप्स थे, और इन्होंने इंडिपेंडेंटली वर्क करते हुए जो है वो ये जो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल था ये प्रपोज किया H हॉग्सले और AF हॉग्सले ने 1954 में। अकॉर्डिंग टू दिस स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्ट्स थिक फिलामेंट्स स्लाइड पास्ट थिन फिलामेंट्स। होता ये है कि ये हमारे सामने दो डायग्राम्स हैं, इसमें जो है ये मायोफिब्रिल जो है ये रिलैक्स फॉर्म में है, जबकि ये जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में है। जब ये रिलैक्स फॉर्म में होता है तो जैसे हमने पहले बात की थी कि ये जो ए बैंड है ये जो है वो काफ़ी वाइड होता है, इसके अंदर जो है वो हमें एच जोन बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा होता है। उसके बाद ये जो आई बैंड है, आई बैंड जो है वो काफ़ी वाइड होता है और हमें ये भी बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा होता है। सो ये अल्टरनेट हमें जो है वो आई बैंड्स, लाइट बैंड्स और जो है वो डार्क बैंड्स हमें नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन जब मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये जो थिक फिलामेंट्स हैं, थिक फिलामेंट्स के जो मायोसिन हेड्स हैं ये अटैच हो जाते हैं थिन फिलामेंट्स के साथ। ये इस तरह से जो है वो अटैच हो जाते हैं जो है वो थिन फिलामेंट्स के साथ, और उसके बाद स्लाइडिंग होती है। जब ये स्लाइडिंग करते हैं तो जो ये एक दूसरे के ज़्यादा जो है वो क्लोज हो जाते हैं, और यहाँ पे जो आई बैंड हमें नज़र आ रहा था, ये आई बैंड आप देखें कितना जो है वो यहाँ पे रिड्यूस होके शॉर्ट हो गया है। सो जब मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आई बैंड जो है वो शॉर्ट हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, और ये जो बीच में एच जोन था ये एच जोन ऑलमोस्ट जो है वो बिल्कुल डिसअपीयर हो गया है। ये बेसिकली जो है वो यहाँ से ये जो है वो ए बैंड था, और ए बैंड के दरमियान में मिडल में जो एच जोन था वो ऑलमोस्ट डिसअपीयर हो गया, क्योंकि ये जो थिन फिलामेंट्स हैं ये इस मिडल लाइन या एम लाइन के बिल्कुल करीब आ गए हैं, बिल्कुल क्लोज आ गए हैं। दैट्स वाई जब मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो थिक फिलामेंट जो है वो थिन फिलामेंट्स के साथ जो है वो स्लाइड करते हैं, आई बैंड जो है वो शॉर्ट हो जाता है, और जो एच जोन है ये जो है वो डिसअपीयर हो जाता है। सो इस तरह से जो है वो इस स्लाइडिंग की वजह से जो है वो मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और फिर जो है वो वापस रिलैक्स होता है। सो ये जो है वो अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती हैं, जिसकी वजह से जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, और उसमें जो है वो ये जो है वो बेसिकली थिक फिलामेंट्स और थिन फिलामेंट्स की जो स्लाइडिंग है ये जो है वो इन्वॉल्व होती है। अब एक छोटी सी चीज़ हमने जो है वो डिस्कस करनी है कि ये किस तरह से होता है। बेसिकली जो है वो इसमें क्रॉस ब्रिजेस डेवलप होते हैं। कंट्रोल ऑफ क्रॉस ब्रिजेस जो है वो किस तरह से होता है ये हम थोड़ा सा जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। क्रॉस ब्रिजेस जो है वो कंट्रोल होते हैं थ्रू एटीपी। बेसिकली जब ये मायोसिन हेड्स जो हैं ये अटैच होते हैं थिन फिलामेंट्स के साथ, थिक फिलामेंट्स से जो मायोसिन हेड्स हैं ये थिन फिलामेंट से अटैच होते हैं, तो उसके बाद एटीपी हाइड्रोलाइज होता है, और एटीपी जब हाइड्रोलाइज होता है तो उस हाइड्रोलिसिस की मदद से जो है वो इनकी स्लाइडिंग स्टार्ट होती है, एनर्जी जो है वो एटीपी प्रोवाइड करते हैं। और जब एक स्लाइडिंग होती है एक थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट की, तो उसमें जो है वो मल्टीपल एटीपीज़ जो है वो हाइड्रोलाइज होते हैं और अपनी एनर्जी जो है वो डिलीवर करते हैं, क्योंकि एक जब क्रॉस ब्रिज बनता है तो उसके लिए एटीपी रिक्वायर्ड होता है, फिर ब्रेक होने के लिए अगेन जो है वो एटीपी रिक्वायर्ड होता है। सिमिलरली जब नया क्रॉस ब्रिज डेवलप होता है उसके लिए फिर जो है वो एटीपी हाइड्रोलाइज होता है, और जब वो ब्रेक होता है तो उसके लिए फर्दर जो है वो एटीपी रिक्वायर्ड होता है। एक कंडीशन होती है कि जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसकी बॉडी जिस फॉर्म में होती है उसी फॉर्म में कंट्रैक्ट हो जाती है। अगर उसको फ़ौरन से जो है वो स्ट्रेट ना किया जाए तो उसी फॉर्म में जो है वो उसकी बॉडी स्टिफ हो जाती है। उसकी वजह क्या होती है? उस कंडीशन को हम कहते हैं रिगर मॉर्टिस। रिगर मॉर्टिस जो है ये कंडीशन क्यों डेवलप होती है? उसकी वजह ये होती है कि बॉडी जिस फॉर्म में होती है, जब पर्सन की डेथ होती है तो उसमें एटीपी लेवल जो है वो ज़ीरो हो जाता है, और एटीपी लेवल जो है वो ज़ीरो होने की वजह से जो क्रॉस ब्रिज बने होते हैं वो ब्रेक नहीं हो सकते, लिहाजा मसल जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उधर ही कॉन्ट्रैक्ट रह जाते हैं। सो अगर उसकी बॉडी को फ़ौरन से अभी जो है वो जब ताज़ी डेथ हुई होती है तो अगर हम उसको जो है वो स्ट्रेट ना करें तो उसकी बॉडी पार्ट्स उधर ही स्टिफ हो जाते हैं, क्योंकि क्रॉस ब्रिज ब्रेक होने के लिए एनर्जी अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड रिगर मॉर्टिस।
सो हम बात कर रहे थे हाउ क्रॉस ब्रिजेस आर कंट्रोल। क्रॉस ब्रिजेस कैसे कंट्रोल होते हैं। बेसिकली ये जो डायग्राम हमने स्टार्ट में ड्रॉ की थी, अब इस डायग्राम को एक्सप्लेन करने का जो है वो टाइम आया है। ये बेसिकली एक नर्व है और ये जो है वो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन है। ये एक जो है वो मसल फाइबर है जिसको आके ये नर्व जो है वो सप्लाई कर रही है। बेसिकली होता ये है कि जब एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल करके इस न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पे आके डिलीवर होता है सार्कोलीमा को, तो सार्कोलीमा से ये ट्रांसफ़र होता है टी ट्यूब्यूल में। ये जो एक्शन पोटेंशियल है टी ट्यूब्यूल से फिर ये ट्रांसफ़र होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये जाके तो कैल्शियम गेट्स को इफ़ेक्ट करता है। सो जब कैल्शियम गेट्स जो है ओपन होते हैं तो ये जो कैल्शियम जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लुमेन के अंदर जो है वो मौजूद था, ये कैल्शियम फिर यहाँ से रिलीज़ होता है। और जैसे कि हमने बात की थी कि जो मसल सेल या मसल फाइबर है उसके यहाँ पे सार्कोप्लाज्म के अंदर बेसिकली बहुत सारे जो है मायोफिब्रिल्स मौजूद होते हैं। तो इन मायोफिब्रिल्स के अंदर मौजूद जो थिन फिलामेंट्स हैं, ये थिन फिलामेंट्स जो है इन थिन फिलामेंट्स के ऊपर जो ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो हमने कहा था कि जो थर्ड पॉलीपेप्टाइड है TNC, जो कि फ्री पॉलीपेप्टाइड होता है जिसके साथ कैल्शियम बाइंड करता है। तो जब ये कैल्शियम आयंस जो कैल्शियम गेट से रिलीज़ हुए हैं, ये कैल्शियम आयंस जब जाके बाइंड करते हैं ट्रोपोनिन की थर्ड पॉलीपेप्टाइड के साथ, तो ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब ट्रोपोनिन कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसके साथ चूँकि ट्रोपोमायोसिन अटैच होता है, ट्रोपोमायोसिन कॉन्ट्रैक्ट करता है, और ट्रोपोमायोसिन की कॉन्ट्रैक्शन से जो एक्टिन की सरफेस के ऊपर जो बाइंडिंग साइड्स होती हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं। बेसिकली जो ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल है, जो बेसिकली जो एक्टिन मॉलिक्यूल है उसकी सरफेस के ऊपर इस तरह से जो है वो ट्रोपोमायोसिन जो है वो रैप्ड होता है, और इस तरह से जब वो रैप होता है तो जब ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये ट्रोपोमायोसिन भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और इस तरह से एक्टिन की जो बाइंडिंग साइड्स हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं। सो जब एक्टिन की बाइंडिंग साइड्स एक्सपोज होती हैं तो ये जो मायोसिन हेड्स हैं ये उनके साथ अटैच हो जाते हैं, और फिर इस तरह से ATP हाइड्रोलाइज होते हैं और एक कंट्रैक्शन साइकिल जो स्टार्ट होता है, और इस तरह से मसल जो है थिक फिलामेंट्स और थिन फिलामेंट्स जो है उनकी स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाती है, और इस तरह से जो है वो स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड जो है वो रिलैक्स करता है। ये पीरियडिकली जो वो चलता रहता है। आई होप सो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये आज का जो है वो तवील लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा, और चूँकि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टॉपिक है और काफ़ी जो है वो लेंथी टॉपिक है, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि इस सारे को जो है वो एक ही लेक्चर में जो है वो कवर कर लिया जाए। अगर आपको ये जो है वो लेक्चर पसंद आया, ये वीडियो आपको अगर पसंद आई है तो इसको जो है वो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।